नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं नीरज। देखिए, बिहार में जो है वार्ड पार्षद, मेयर, उप मेयर का चुनाव की जो है प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। चुनाव आयोग भी जो है कमर कस चुका है और लगातार समीक्षा कर रहा है कि इतना जल्द से जल्द चुनाव कराया जाए। वहीं प्रत्याशी, प्रतिनिधि और जो वर्तमान जीते हुए लोग हैं, वो लोग भी जो है अपनी अपनी कमर कस चुके हैं। अपनी तैयारियों के साथ जो है जनता के बीच जा रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं, उनसे अपनी बातों को साझा कर रहे हैं। उन सारी चीज़ों को जो है लोगों के बीच ला भी रहे हैं, समझा भी रहे हैं और बता भी रहे हैं। इस बार एक बात हुई है कि पहले जो मेयर के जो चुनाव होता था उसका तरीका दूसरा था। इस बार जनता के हाथों में इस चीज़ों को दे दिया गया है। अब जनता जो वोट करेगी उसके साथ ही मेयर और उप मेयर का जो है चुना जाएगा कि कौन जीत के आते हैं। इसी क्रम में अभी हम पहुँचे हैं आपको सिटी में और हमारे सामने मौजूद हुई हैं रीता रस्तोगी जी। हाँ, हमारे साथ मौजूद हुई हैं रीता रस्तोगी जो समाज सेवी हैं, काफ़ी कर्मठ हैं, ईमानदार हैं और हमेशा महिलाओं के लिए आवाज़ उठाती रहती हैं और हमेशा महिलाओं के कोई भी कार्यक्रम हो, इनर व्हील हो या बहुत सारे संस्थाएं हैं, उन सारे से जुड़ी हुई हैं और हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं और लोगों को बताने का, समझाने का और अपनी बातों को रखने का काम करती हैं। तो चलिए हम इनसे चर्चा पर चर्चा करते हैं और जानते हैं कि प्रत्याशी के तौर पर जब आप खड़ी हो रही हैं तो क्या क्या करेंगे, क्या क्या एजेंडा है, कैसे जीत के आने के बाद कौन से कार्य को पहले अंजाम देंगे, महिलाओं के लिए क्या सोच रखती हैं, सारी चीज़ों पर भी हम इनसे चर्चा और परिचर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं रीता रस्तोगी, मेरे प्रत्यक्ष की। मेरा मैम पहला सवाल है कि क्या सोच है, आप हाउसवाइफ भी रही होंगी, अभी आप लोगों के बीच भी समाज सेवा से जुड़ी हुई हैं, क्या सोच के साथ जो है अपने मेयर का चुनाव लड़ने का सोचा? देखिए, हर क्षेत्र में वैसे तो पुरुष आगे ही जा रहे हैं, लेकिन महिलाएं भी उनसे किसी रूप में भी कम नहीं हैं। हम भी एक महिला हैं, तो हम चाहते हैं कि ज़रूर हम भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ें और बढ़ चढ़ के काम करें। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर महिलाओं के लिए बहुत सी जो सुविधाएं नहीं हैं उनको पहले तो मैं उसकी तैयारी करूंगी कि उनको किस तरह से अच्छी सुविधा मिल सके और वो अच्छे से अपना जीवन जी सकें। एक तो सुलभ शौचालय सबसे प्रथम, उसकी बहुत ज़रूरत है क्योंकि पटना सिटी में या पटना में भी कहीं भी महिलाओं को जाने के लिए शौचालय नहीं है। तो मैं जगह जगह शौचालय बनवाऊंगी और उसको मेंटेन करने के लिए उसके ऊपर एक आदमी ज़रूर रहना चाहिए, जिससे कि जो अगर महिलाएँ जाएँ भी तो उनको साफ़ सुथरा मिले। और महिलाओं से भी गुजारिश करूंगी कि साथ में वो भी इस बात का ध्यान रखें वो साफ़ सुथरा की और जो महिलाएं वो भी इसमें जा सके, क्योंकि पुरुष तो जहाँ भी पाते हैं वहाँ चले जाते हैं, लेकिन महिला कहाँ जाएं। इसलिए महिलाओं के लिए सुलभ शौचालय बहुत अच्छी एक सोच है कि सच बात है ये कि पुरुष लोग जो हैं कहीं भी चले जाते हैं, पर महिलाओं के लिए विकट समस्या के तौर पे सामने आता है। उन्हें हर वक्त कहीं ना कहीं उन्हें खोजना पड़ता है कि हर एक होटल खोजें या कहीं रेस्टोरेंट खोजें और वहाँ जाके इस चीज़ से फ्री हों। पर इनका ये सोच है कि यदि उस चौक चौराहों पर वैसे मुख्य केंद्र पर इनको यदि व्यवस्था उसकी कर दी जाएगी तो मुझे लगता है कि महिलाओं के लिए भी ये काफ़ी बेहतर उपाय होगा। और क्या सोच सकती हैं? देखिए, मैं चाहूँगी हर मोहल्ले मतलब हर वार्ड में बच्चे हों, महिला हों, उनके लिए निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा की होना चाहिए। इसके लिए शिविर लगेगा टाइम पे कि उनका हो सके, क्योंकि घर में जो महिलाएं होती हैं वो अपने बच्चे और पति का तो ध्यान रख लेती हैं कि उनको क्या तकलीफ़ है क्या नहीं, तो उनका काम, लेकिन उनकी खुद का ऊपर अपना नहीं ध्यान देती हैं। तो मैं उसी के लिए यह है कि मेन महिलाओं को कि उनके स्वास्थ्य भी लगेगा कि उनको क्या तकलीफ़ और वो क्या नहीं है, तो उससे उनको पता चले, उनका सुविधा से बढ़िया इलाज हो सके। देखिए, पटना में 75 वार्ड है, हर जगह आपको जाना होगा, हर जगह लोगों से मिलना होगा। आप अभी जो दौरा करती हैं, लोगों से मिलती हैं, कैसा रिस्पांस आपको मिलता है? जी, बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि कोई पढ़ी लिखी महिला जो है वो आगे बढ़े, तभी हमारे समाज का बेहतर से कुछ भी हो सकता है। अगर ऐसे नहीं लगे पढ़ी लिखी नहीं होगी तो कुछ भी नहीं कर पाएगी, वो तो दूसरे के ऊपर ही हमेशा डिपेंड रहेगी। इसलिए हम चाहेंगे कि पढ़ी लिखी महिलाएं ज़रूर आगे बढ़ें और इसीलिए वो समाज को आगे बढ़ा सकती हैं। कहते हैं घर जो होता है हर किसी का, उसमें गृह मंत्री के तौर पे जाने जाते हैं महिलाएं जो मेन होती हैं, यानी कि आप पटना के मेयर के तौर पे जो गृह मंत्री होंगी और इसका कमांड थामेंगी। देखिए, वो तो ठीक है, थामूंगी कमर, लेकिन घर में महिलाएं तो होती हैं, लेकिन अगर महिलाएं पुरुष भी अगर जो आगे बढ़ते हैं तो उनके पीछे भी महिलाओं का ही हाथ होता है। अगर महिला आदमी का साथ नहीं, अपने पति का या कोई भी है उसका साथ नहीं, तो कहीं भी पुरुष आगे नहीं बढ़ सकते हैं।
इसलिए महिलाओं को हमेशा ही आगे रहना चाहिए और लोगों के लिए बढ़ चढ़ के काम करने के लिए। ये एक सवाल था, गृह मंत्री के तौर पे महिलाओं को जाना जाता है, इसलिए मेरा अगला सवाल है मैम कि महिलाओं की समस्या बहुत ज़्यादा है और उसको लेके लोग, महिलाएं जब आती हैं हम लोग के पास भी पहुंचती हैं अपनी समस्याओं को लेके, तो उसके निदान के लिए उनके पास कोई रास्ता नहीं होता है, समस्याएं ज्यों कहते हो उनके लिए बनी रहती है, लंबे समय तक चलता है। क्या ऐसे कोई व्यवस्था के लिए आप सोचती हैं कि उसको लेके चलें तो जिससे उनको निदान मिल सके? जी ज़रूर, अगर उन्हें किसी तरह की सुविधा हो, असुविधा है, उनको किसी तरह की सहायता की ज़रूरत हो तो वो अपनी लिखित रूप में मेरे पास लाएं, तो मैं उसके निदान करने के लिए जो मेरे अंडर में काम करेंगे लोग, उनसे कहूँगी कि इनकी जो असुविधाएं हैं उनका जो है सहायता उनको करें, अगर नहीं करेंगे तो उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। चलिए, ये एक बहुत बड़ी बात है कि महिलाओं के लिए, इनके लिए विशेष सोच है कि यदि उनको समस्याएं हैं, उस समस्याओं से निदान चाहती है, चाहे घरेलू हो, रेप केस हो या छिनतई हो या हैचिंग हो, कुछ भी तरह का मामला हो, तो उससे बचने के लिए जो है ये इनके पास समस्या यदि लेके आते हैं तो उसके निदान के लिए भी ये कोशिश करेंगी, पहल करेंगी और यदि जहाँ तक संभव होगा कानूनी तौर से भी सहयोग करने को तैयार है। ये एक अच्छी बात है। क्या इसके लिए मतलब कि कोई स्पॉट बनाएंगे आप पूरे पटना, चूँकि बहुत बड़ा है? देखिए, हाँ ज़रूर, स्पॉट तो जगह जगह बनाना होगा तभी इन लोग की सहायता हो सकती है, वरना तो है नहीं। और सबसे बड़ी जो हमारे पटना में गंदगी बहुत ज़्यादा है, तो उस गंदगी की तभी हमारे शहर में दूर हो सकती है जब जो उसके कर्मचारी हैं जो काम करने, सफाई करनी है, हाँ जी, निगम के जो कर्मचारी हैं उनके लिए जो है सबसे पहले उनका जो वेतन है उनको टाइम टू टाइम मिलना चाहिए। और उनका जो परिवार है वो हम जाकर देखते हैं, जब हम इनरविल में थे तो हम लोगों के बीच में गए, देखा कि उन लोग की क्या स्थिति है, उनके बच्चे कैसे रहते हैं, वो कैसे रहते हैं, तो उस पर भी हम लोग को ध्यान देना होगा। और समय समय पर उन लोग की सहायता, जैसे तीज त्यौहार आया तो उनको किसी तरह से उनको तरह तरह की सुविधा देनी पड़ेगी, तभी वो हमारा काम अच्छे से करेंगे और हमारा शहर साफ सुथरा होगा। क्या संदेश देना चाहेंगे अपने माध्यम से हमारे द्वारा जो है पटना? मैं तो कहूँगी कि सब लोग मुझे अवश्य वोट दें और मुझे विजयी बनाएं ताकि मैं आपको शहर को स्वच्छ और सुंदर बना सकूं। तो अभी आप रीता रसौरी जी को सुन रहे थे जो मेयर प्रत्याशी के तौर पे उनका सारा देख रेख कर रहे हैं, उनके कदम से कदम उनके साथ मिला के चल रहे हैं, उनसे हम क्या करेंगे। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं। सर, किस तरह का माहौल दिख रहा है इस बार चुनाव में? देखिए, चुनाव का माहौल तो हर पल बदलता जा रहा है, जैसे सरकार बदलती जा रही है उसका स्टेटमेंट बदलता जा रहा है, कभी कुछ नहीं कहते। आज भी जो है कहीं भी स्थिति क्लियर नहीं है कि क्या होने जा रहा है। कभी आरक्षण का मुद्दा आ जाता है, कभी महिला सीट की बात आती है। अभी तक तो तारीख का भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ कि किस तारीख को चुनाव होगा या नहीं होगा, या नवंबर में होगा कि फरवरी में होगा कि जनवरी में होगा कि अक्टूबर में होगा, कोई स्पष्ट नहीं है। सूत्रों से जैसा खबर है हमारे पास कि चुनाव आयोग ने जो है अपनी तैयारी पूरी कर ली है। आज बार बार हम लोग तो पेपर के माध्यम से ही पता कर रहा है कि चुनाव आयोग की तैयारी पूरी है, लेकिन सरकार के तौर से अभी तक कहीं से कोई जवाब नहीं आया कि हम तैयार हैं वोट कराने के लिए। सरकार तो अभी अपनी बचाने में लगी है, अपनी निकलने में लगी है। यही तो हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है कि जो मुद्दा है उससे लोग भटक जाते हैं, जो काम है वो नहीं कर पाते हैं। हमें ये नहीं समझ आता कि आप सरकार आपकी होगी तो आप सरकार बचाने की क्या बात का आप करिए। ये नगर निगम अलग डिपार्टमेंट है, उसका सारा सिस्टम अलग है और इसका देखभाल चुनाव आयोग करता है। तो चुनाव आयोग के हाथ में दीजिए कि आप सब चीज़ कंप्लीट करके डिक्लेयर करें, कम से कम तारीख तो डिक्लेयर करें कि हम लोग कोशिश तरह से काम कर सकें और पूरी तौर से ये कर दें। अभी आप सुनने में आज मेरे आया कि पहले पार्षद का चुनाव होगा, उसके बाद मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होगा। तो ये कब होगा और कैसे होगा ये अभी तक नहीं हुआ। हम लोग की स्थिति है, पहले हम मेयर के लिए खड़े हुए, पूरा प्रचार विचार किया, सारे लोगों से संपर्क किया, और तुरंत बात अब आ गई कि सो महिला सीट होने वाली है। ऑफिशियल कहीं अभी अनाउंस नहीं है, लेकिन ये आया कि महिला सीट होने वाली। तो हमको मजबूरन जो है सो अपना नाम जो है चेंज करके पत्नी का नाम करना पड़ा। तो ये सब कुछ परेशानी है और ये परेशानी का खामियाजा शहर वाले भोग रहे हैं। जो अभी गंदगी का जो आलम है, आप किसी भी मोहल्ले से जा नहीं रहे हैं, आप सफाई कर्मचारी से ठीक से बात नहीं कर पा रहे हैं, उनकी समस्या नहीं देख रहे हैं, ना उनको सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ आश्वासन देते हैं, काम नहीं होता है। उसका नाता यह है कि गंदगी का अंबार लग गया पूरे शहर में।
देखिए, पूरे पटना की हम बात करें तो कोई भी वार्ड में ना शुद्ध पानी पहुंच पा रहा है, न रोड की स्थिति भी वैसे ही है, और गंदगी का तो आप बात चर्चा कर ही रहे हैं। कैसे सुधार करेंगे इसमें? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये सुधार का कोई इतना बड़ा महकमा है, इतने लोग काम करते हैं, इतना पैसा रेवेन्यू आता है, सारा साधन है, और शहर जो आपका इंदौर वगैरह जो कहते हैं कि फर्स्ट नंबर पर, उससे ज़्यादा कर्मचारी आपके यहाँ हैं, उससे ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, सामान है, सब कुछ है, पैसा उससे आपका दुगना के लगभग राजस्व आता है। एक बात ये बताइए कि कमी कहाँ है? ये कमी को खोजने की ज़रूरत है। कमी इच्छा शक्ति की है। जितने कर्मचारी हैं जो अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं, और किसी भी क्षेत्र में काम नहीं के बराबर हो रहा है, खाली टेबल वर्क होता है। जैसे बाबू का हम लोग सुनते हैं ना, फिल्म में देखते हैं कि गए फाइल रख दिया, इधर से उधर रख दिया, आके बैठे हुए हैं, और उसके बाद ये नहीं हो पाता है काम नहीं। तो सबसे पहले ऑफिस वर्क को, ऑफिस के लेबर को नीचे से ऊपर तक को चुस्त दुरुस्त करने की ज़रूरत है कि जिसका जो काम है ईमानदारी से अपने समय के भीतर करे। न किसी को हटाने की ज़रूरत है और न किसी को बहाली करने की ज़रूरत है, लेकिन जो आपके पास साधन है उसका उपयोग करने की ज़रूरत है। जीत के बाद सिस्टम में बदलाव ला पाएंगे। बिल्कुल, सबसे पहला मेरा काम ये होगा कि जैसे भी हो, जो आपका जो सिस्टम है उसको दुरुस्त किया जाए, उसको टाइट किया जाए। ये नहीं है कि 90 आदमी की कर्मचारी की हाजिरी बने और सफाई कर्मचारी 30 आपके वार्ड में घूमें, बाकी 60 का पैसा कोई खा जाए। ये हमसे बर्दाश्त होने की चीज़ नहीं है, और मैं निश्चित हूँ कि नीचे से ऊपर तक के लोगों को इसको सुधार कर रखूँगा कि ड्यूटी भी सही करें और उनको पैसा भी सही मिले और टाइम से मिले। ये मेरी प्राथमिकता है। कोरोना काल के वक्त में आपने काफ़ी लोगों को सहयोग किया, जो इस बहुत विकट स्थिति थी पूरे विश्व भर पे, और उस वक्त में जो सहयोग आपने किया था घर घर तक राशन पहुंचाने का, क्या रिस्पांस रहा था लोगों के बीच? कैसा अनुभव किए थे आप? अब देखिए, ये तो आप एक विचित्र बात बोलें। हमने आज तक कभी ये सोच के नहीं किया था कि उसके रिस्पांस क्या मिलेगा और हमको क्या मिलेगा और मेरी फ़ोटो कहाँ छपेगी, कहाँ लिखा। हमने कभी आज तक कोई स्टॉल लगा के मेरे और या मेरी पत्नी ने कभी भी सोशल सर्विस को नहीं किया। कोरोना काल में हम लोग का दूसरा स्टेटस था कि जो हम लोग घर घर का सर्वे कराते थे कि किस घर में क्या चीज़ की ज़रूरत है। हम जानते हैं कि अच्छे घर की औरतें कभी भी लाइन में लग के सामान नहीं ले सकती हैं, सही बात है, ठीक है, और उनको ज़रूरत है। किसी को आर्थिक की ज़रूरत है, किसी के आदमी नहीं है, किसी के पास साधन नहीं है, तो हम लोगों ने उनके घर पे राशन पहुंचाया, सामान पहुंचाया, जो ज़रूरत की चीज़ है सो पहुंचाया, कि उनको कभी शर्मिंदगी भी नहीं महसूस हो और उनका जीवन यापन भी सही। तरीका ये होता है किसी को सेवा करने का या उनको सहयोग करने का। देखिए, मेरा सवाल से थोड़ा सा सर भी चौंके थे कि मैंने किस टाइप का सवाल किया, तो उसके पीछे का जो सवाल का पीछे का जो बात था वो ये था कि मैं ये सिर्फ बताना चाह रहा था कि कोरोना काल का वो समय था जब विश्व भर में ताहिमाम मचा हुआ था। उस वक्त भी सर जो है अपने को बंद कमरे में नहीं रख के, जहाँ नेताएं लोग जो है बंद कमरे में चले गए थे, लोग मिलने से मना करने लगे थे, वहाँ सर बाहर निकल के घर का सर्वे करा के बढ़िया घर में जहाँ पर लोग महिलाएँ नहीं या पुरुष नहीं आ सकते थे लाज शर्म के कारण बाहर, वहाँ तक उन्होंने सर्वे कराया, घर की ज़रूरतों को पूरा कराया। तो मेरा तात्पर्य ये था कि आप समझ सकते हैं कि जो उस वक्त विकट स्थिति में घर से बाहर आके समस्याओं को सुने, उनको निदान करने की कोशिश किए, तो यदि जीत के आएंगे तो कहीं ना कहीं और बेहतर ढंग से जो है उन सारे चीज़ों को पूरा करने का काम करेंगे। सर, एक चीज़ और बताइए। मेरा सर, जज्बा तो मेरा तो था ही, मेरी पत्नी रीता रस्तोगी का जज्बा ये था कि ये कोरोना काल में जब राशन बांट रही तो उस वक्त इनको कोरोना हो गया था। 10 दिन ये पारस हॉस्पिटल में रहीं, लेकिन जैसे ही ये हॉस्पिटल से वापस आई, दूसरे दिन फिर चली गई फील्ड में। मेरे लाख मना करने के बावजूद कहने कि नहीं, जो ज़रूरतमंद है पहले उसको बचाना है, और ये फिर से दूसरे यानी 11वें दिन ये फिर फील्ड में चली गई और सामान लेके लोगों के घर पहुंचाने लगी। सर, समस्याएं बड़ी हैं सर, यहाँ पे ख़त्म करना इतना आसान नहीं होगा जो मुझे लगता है पटना में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि हमारे हाथ में कोई जादू की छड़ी है, हम आवेंगे तो हम नेता नहीं हैं कि हम खाली झूठा वादा करके आपको खूब खुश कर दें, पब्लिक को खुश कर दें कि हमको वोट लेना है, फलाना है। हमको नहीं, हमको काम करना है। हम पूरा करीब करीब आधा वर्ल्ड हम घूम चुके हैं, पत्नी मेरी घूम चुकी हैं, पूरा हिंदुस्तान हमने पूरा घूमा कई दफ़े,
कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम कोई भी क्षेत्र नहीं छोड़ा घूमने का। लोग जब घूमते फिरते हैं और जब ये महसूस होता है कि जब पटना आते हैं तो अजीब शर्मिंदगी महसूस होती है। तो ये बहुत ख़राब लगता है कि हम पटना वासी होके और सब साधन होने के बावजूद और राजधानी में रहते हैं, और ख़ासकर सिटी क्षेत्र का तो कई इलाका ऐसा है कि ज़रा सा पानी बरसता, आज आप अगर आए होंगे सड़क से तो आपने देखा होगा कि अनुभव किया होगा। दूसरी चीज़, जाम की समस्या इतनी विकट है। क्यों है जाम की समस्या? कुछ नहीं होती है। जाम अगर आप एक लाइन से जाइए और एक लाइन से आइए तो कभी आपकी स्पीड कम हो सकती, जाम नहीं हो सकता है। लेकिन ट्रैफिक की व्यवस्था इतनी लचर है कि जो आदमी मोटरसाइकिल वाला टेढ़ा घुसाए हुए है, ई रिक्शा वाला घुसाए हुए है, आप जल्दीबाजी के चक्कर में अपने भी रुक रहे हैं, दूसरे को भी रुक रहे हैं। तो ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने की ज़रूरत है, लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है कि आप ढंग से चलिए। इतना वर्ल्ड में हम इतने जगह गए, कहीं भी हमने कहीं भी ट्रैफिक पुलिस नहीं देखा। आप अगर विदेश जाएंगे तो कहीं भी ट्रैफिक पुलिस सड़क पर नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन हमारे यहाँ तो दिखता है। लेकिन हमारे यहाँ है। हर ट्रैफिक पुलिस हर चौराहे पर मिलता है, लेकिन ट्रैफिक नहीं है व्यवस्थित। और वहाँ आप जाके देखिए कि कहीं भी पुलिस की इसलिए ज़रूरत नहीं पड़ती कि वहाँ के सिविलाइज्ड लोग हैं। सबसे बड़ी बात यही है। अगर आप गलती से सड़क पर चले गए तो गाड़ी जो सामने से आ रही है रोक देता है, ये नहीं कि आपको चढ़ा के निकल जाता है। आप गौर कीजिएगा, कभी भी जाइएगा तो आप अगर गलती से, आपको मालूम नहीं है कि हमको अभी इस जगह से सड़क नहीं पार करना, आप गलती से सड़क पे आ गए तो जाने वाली दोनों गाड़ी रुक जाती है आपसे 10 कदम पीछे ही, और आप जब पार कर जाते हैं तब पड़, वहाँ कोई पुलिस नहीं कहता कि आप पार कीजिए या रुकिए। लेकिन यहाँ तो अजीब सेंस की कमी है। तो हमको जागरूक पब्लिक को भी करना होगा और सरकार को भी चाहिए कि ट्रैफिक व्यवस्था पे कड़ाई करके इस चीज़ को लागू करे। जाम है तो ठीक है, आप एक लाइन से अगर सीधे से जाते हैं और दूसरी लाइन से वापस जाते हैं तो समय लग सकता है, लेकिन आप खड़े नहीं हो सकते। तो बहुत सी बुनियादी चीज़ है जो जानते आपके हैं। एजेंडा में एक है अनावश्यक टैक्स को हटाने के लिए बात आप कर रहे हैं, ये क्या है? ये बहुत जो तरह तरह का टैक्स लगाया जाता है, कभी कचरा शुल्क लगाया जाता है तो कभी होल्डिंग टैक्स। जब आप होल्डिंग टैक्स लेते हैं, कम से आप कॉरपोरेशन का जो शुरू से टैक्स लगता आया था, एक ही टैक्स में सारा काम होता था। स्वास्थ्य भी आता था, कचरा भी आता था, पानी नल भी आता था, मल भी आता था, सब आता था। ये आप हर चीज़ के लिए एक नया टैक्स खड़ा कर देते हैं, इसका क्या मतलब है? कितना टैक्स दे पब्लिक? अब एक जगह संयुक्त करके एक टैक्स का रूप बांधिए कि इस तरह से आपको टैक्स देना है। ये बार बार जो टैक्स लगाना और हटाना और करना, कभी आप लगाते हैं, पब्लिक विरोध करती है, फिर उसको हटाते हैं। ये जो फालतू टैक्स तरह तरह का, इसको मेरे विचार से हटा देना चाहिए। सरकार के नज़र में तो रेवेन्यू बढ़ाने के लिए ये किया जाता है। रेवेन्यू बनाएंगे तो आप ऐसे ही गर्दन पकड़ के खींच लीजिए, जेब से निकाल लीजिए। आप सरकार में हैं, आपके पास ताकत है, आप कुछ भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये कोई सिद्धांत नहीं ना है। और भी जगह टैक्स लिया जाता है, लेकिन जैसा हिंदुस्तान में और जो खासकर बिहार में अजीब टाइप का बात हो रहा है कि आप हर चीज़ के लिए टैक्स देने के लिए बाध्य कर देते हैं। तो आदमी कमावे क्या और आप बचावे क्या? जो सब तो आप टैक्स में ही ले लेना चाहते हैं। अब बिजली का प्रीपेड मीटर का इतनी शिकायतें आ रही हैं कि जो हमारा बिल, अब आदमी तो वो जला तो उतना ही रहा है जो, लेकिन जिसका बिल 300 का था उसका 1300 का बिल आ रहा है। इसका दोषी कौन है? कौन मानते हैं आप? किसको दोषी मानते हैं? आप ही से हम पूछते हैं। ये सिस्टम ही दोषी हो सकता है ना सिस्टम, तो सिस्टम को ठीक करने की जरूरत है। लेकिन प्रतिबद्ध है ठीक करने के लिए। बिल्कुल, जहाँ तक मेरा कोशिश होगा, मेरी गवर्नमेंट से लड़ाई हम 25 साल से लड़ता है अपने व्यवसाय से लेके, और मैंने हर क्षेत्र में सफलता हासिल की लड़ के। तो जब तक हम पब्लिक को भी कहते हैं कि हर बात के लिए आप लड़िए, ये नहीं कि आप अच्छा होने दो, जाए दो, जिसका काम है वो देखिए, ये भी बहुत गलत है। अगर आपको लगता है कि ये सुई है और गड़ेगा तो सुई को हटाइए। आप लड़िए, सरकार को अवेयर कीजिए, बताइए, उसको बाध्य कीजिए कि उस गलती को सही करे। हम चुपचाप घर में बैठे रहते हैं, किसी चीज़ का विरोध नहीं करते हैं। हमारी सबसे बड़ी गलती यहाँ पर। लंबे समय से बदहाली झेल रहा है पटना, दूर होगा ये? कोशिश बदहाली की बात में गली है, नली है, सड़क है, पानी है जो बह के रोड पे आता है, उसकी सिस्टम व्यवस्था नहीं है, कि ड्रेनेज का व्यवस्था नहीं है, इस सब का चेंजिंग आएगी जरूर। देखिए, सिस्टम की ही गलती है। अभी जो 350वां जयंती गुरु गोविंद सिंह का हुआ, और लोगों को दिखाने के लिए कि सड़कें चौड़ी हैं, गली साफ़ है, सारे नाली को बेतरतीब ढंग से बिल्कुल बंद कर दिया गया।
नतीजा ये है कि 10 मिलीमीटर भी पानी अगर बरस जाता है तो सारा पानी सड़क पर रहता है, वो निकले कहाँ? आप ही बताइए कि रास्ता ही नहीं है तो पानी कहाँ जाएगा? ये किस इंजीनियर के दिमाग क्या बात? अब उसी नाले को जगह जगह तोड़ा गया, फिर से तोड़ा गया, और तोड़ने के बाद फिर अब बनाया नहीं जा रहा। कहीं स्लैब ढांक दिया गया, कहीं ऐसे गया दिए। बताइए कितना खतरनाक बात। जो फुटपाथ आपने बनाया उसी के नीचे से नाला है और उसको तोड़ दिया तो पब्लिक तो चल नहीं सकती है। अब नतीजा है कि वो उतना फुटपाथ भी और सड़क छोटी हो गई, पब्लिक सड़क पे आके चलती है। तो मेरा कहना है कि कोई भी काम, अभी आपने सड़क बनवाया, अब गंगा नमामि गंगे के तरह पूरा शहर जो है सो खोद डाला। ठीक है, आपने योजना बनाई थी शहर को अच्छा करने के लिए, नमामि गंगे के तरह है कि पानी फिल्टर होके जाएगा गंगा में, ठीक होगा, लेकिन ये कायदा नहीं है। आपका कायदा था कि एक मोहल्ला में काम किया था तो उसको सही करके तब दूसरे मोहल्ले में जाते, फिर तीसरे मोहल्ले में जाते, और इस तरीके से किसी को परेशानी। आप इस वक्त आपकी स्थिति है कि किसी गली मोहल्ले से आप गुजर नहीं सकते हैं, कहीं नाला है खुला हुआ है, कहीं धंसा हुआ है, कहीं चलने की जगह नहीं है। अब 30 फीट की सड़क है आपकी बाईपास की, वो नड्डा साहब आए तो एक दिन में वो सड़क बाईपास की बन गई, आप चल रहे हैं। और सालों से सड़क ऐसी थी कि 30 फीट की सड़क सिर्फ 10 फीट काम में आ रही थी। ये दूरदर्शिता की कमी है, और जो हम नहीं समझ रहे किस तरह के इंजीनियर लोग हैं बिहार सरकार में, क्या सोचते हैं, किस तरीके से का। आपने कहा कि हम तार हटाएंगे, मोटा केबल लगा देंगे, जो तार का जंजाल है हट जाएगा बिजली का। अब तो लगता है कि पहले से ज़्यादा तार लटका हुआ है, अब भय लगता है कि किस दिन सिर से छू जाए। कहाँ गवर्नमेंट का ध्यान है? सर मेरा अगला सवाल है कि पटना नगर निगम में कमीशन खोरी बहुत ज़्यादा है। मैं खुल के बोलता हूँ, स्पष्ट बोलता हूँ, ये आपको भी पता है। क्या ये कमीशन खोरी जारी रहेगा या फिर ये कमीशन खोरी आपके आने के बाद बंद होगा? नहीं, देखिए, कोशिश तो मेरी 100% रहेगी कि कमीशन खोरी का काम बंद हो। जो इस योजना में जो पैसा सैंक्शन होता है उसका कम से कम 70% तो लगे। 30% की गारंटी मैं नहीं कर सकता हूँ कि एकदम से आप चाहिएगा कि जो सड़ा हुआ सिस्टम है उसको एकदम से निरोग कर दें, समय लगेगा। लेकिन अगर मैं रह गया या मेरी पत्नी रह गई या सिस्टम रह गया, और लोगों ने अभी से, लोगों की हर चंद कोशिश है कि हम दोनों में से कोई व्यक्ति नहीं आवे, सिर्फ इसलिए कि लोगों को भय है कि इसके आने के बाद हम लोग को पैसा खाने में दिक्कत होगी। आप अभी भी कॉर्पोरेशन ऑफिस में अगर जाइए और मेरा नाम लेके पूछिए तो आपको महसूस होगा कि कर्मचारी लोग जो हैं बड़े डरे हुए हैं, और जो यहाँ के छुटभैयन नेता हैं और उनके ऊपर के नेता हैं वो लोग भी डरे हुए हैं कि अगर इस तरह का व्यक्ति आ जाता है तो इसकी जो छवि आवेगी समाज के साथ, तो हम लोग का क्या होगा। लेकिन मेरा ये कहना है कि ठीक है, हम आप कमाइए भी, खाइए भी, हम किसी पर दोष नहीं देते हैं। हम ये भी नहीं कहते हैं कि इंक्रोचमेंट है, जगह जगह ठेला लगा हुआ, सब्जी की दुकानें बड़ी है, जो चाहे जहाँ पार। अब कोई भी दुकान है, उसकी दुकान है, उसके आगे 5 फीट का फुटपाथ है, दुकान वाले ने वो 5 फीट ले लिया, दुकान उसकी वहाँ तक आ गई। अब उसके आगे फिर एक ठेला लग गया, तो सड़क कहाँ बचेगी? और उसी का नतीजा है कि 24 घंटा पटना सिटी जाम रहता है। सिटी का हर क्षेत्र जाम रहता है। बोरिंग रोड का भी सुनते हैं, बताइए कि इतनी चौड़ी सड़कें हैं लेकिन जाम है। जहाँ कल्पना नहीं होती कि जहाँ 2 गाड़ी 3 गाड़ी एक साथ गुजर सकती, वहाँ से एक गाड़ी नहीं गुजर पाती। तो बहुत सी चीज़, सिस्टम को तो बदलने की ज़रूरत है, समय लगेगा। ये हम नहीं कहते कि जादू की छड़ी लेके हम आ जाएंगे और तुरंत उसको पलट देंगे, सब सही हो जाएगा। ये सब नेता लोग कह सकते हैं, हम लोग नहीं कह सकते। चलिए, तो ये सर भी मान रहे हैं कि कमीशन खोरी पटना नगर निगम में इतनी बुरी तरह से जकड़े हुए हैं जिसे इतनी तुरंत से हटा पाना संभव नहीं है। तब भी ये मानते हैं कि इनके आने के बाद 70% ये काम के दावा कर रहे हैं और 30% को बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनका भी ये कहना है कि सिस्टम इतनी जकड़ी हुई है कि तुरंत से कोई चीज़ को किया नहीं जा सकता है, धीरे धीरे ही उसमें बदलाव लाया जा सकता है। सर मेरा आखिरी सवाल है, सर जीत के आने के बाद क्या क्या मुद्दा रहेगा प्राथमिकता के साथ जिसको जल्द से जल्द पूरा करने का करेंगे? देखिए, पहला मुद्दा तो यही है कि जो बुनियादी सुविधा है पब्लिक को जो चाहिए वो होना चाहिए, कि हर मोहल्ला साफ़ सुथरा रहे। दूसरी, जो अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है, बस गरीबों के लिए किसी वार्ड में प्राथमिक चिकित्सा केंद्र नहीं, जो निहायत ज़रूरी है कि उनको चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। और
हम तो अपनी कोशिश जब अभी तो पार्षद के लिए या मेयर के लिए चुनाव के लिए खड़े हुए तो अलग बात है। हम 20-25 साल से पब्लिक के लिए काम करते आए हैं। अभी पटना सिटी में आप जो भी चौराहे से गुजरेंगे तो आप एक देखेंगे कि ठंडे पानी का प्याऊ लगा हुआ है, वो सारा मेरे द्वारा लगाया गया। यहाँ तक कि जेल के भीतर जो कैदी हैं, जब उनकी आवाज़ आई कि भाई आप सबके लिए लगा रहे हैं, हम लोग को बहुत गर्मी में तकलीफ़ है, तो उनके लिए जेल के भीतर भी लगाया। लोग ने एतराज़ भी किया कि वो क्रिमिनल है। उनका क्रिमिनल है, सब कुछ है, जो इस कारण किसी की कोई मजबूरी है, किसी की कोई मजबूरी है, लेकिन है तो आदमी ही। तो स्टेशन पर भी लगाया कि जो भी यात्री आते जाते हैं उनको भी सब पानी, ठंडे पानी की सुविधा मिले, उनके बैठने का बेंच कर लगवाया। जितने मंदिर हैं, अभी एक मंदिर को हमने अभी साफ कर, तो धार्मिक न्यास बोर्ड ने मेरे काम को देख के मेरे 3-4 मंदिर का अध्यक्ष बनाया कि आप इसकी देखभाल कीजिए। उसी क्रम में एक मंदिर जो 400 साल पुरानी थी, और मंदिर का ऐसा स्वरूप था कि उसमें भगवान कहाँ है और भीतर कैसे जाएगा यही नहीं संभव हो रहा था। 184 ट्रैक्टर उसके भीतर से मट्टी, कूड़ा, शराब की बोतलें ये सब निकाल के जब फेंका तब मंदिर सामने आया, और भगवान एक कोने में बेचारे मट्टी के भीतर दबे हुए थे। फिर उनको निकाल कर षोडशोपचार जो हमारे हिंदू शास्त्र में है, पंचामृत स्नान, गौमूत्र से स्नान, ये सब करा के उनको विराजमान किया, विधि विधान के साथ स्थापित कराया। तब मोहल्ले वालों को मालूम हुआ कि यहाँ मंदिर है और मंदिर में पूजा होती है। 2 साल होने को हो रहा है। पिछले जन्माष्टमी पर भी बहुत बड़ा उत्सव हुआ था, फिर दिवाली पर 56 भोग हुआ था, फिर इस बार जन्माष्टमी में बहुत बड़ा आयोजन हुआ। तो आप चाहिए तो ये नहीं है कि आप कोई पोस्ट पर आके ही कर सकते हैं। आपकी अगर तमन्ना है कि दिल है कि हम समाज के लिए कुछ करें, तो आप किसी भी क्षेत्र में कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। तो अभी आप सुन रहे थे मेयर प्रत्याशी प्रतिनिधि शशि शेखर रस्तोगी जी को, जिन्होंने बहुत बेहतर से हमें जो है आगामी योजना चुनाव को लेके एजेंडा क्या है, कैसे विकास करेंगे, कैसे सारी व्यवस्था को सुनियोजित करेंगे, कमीशन खोरी को कैसे रोकने का काम करेंगे, सारे चीज़ों पर भी चर्चा कर रहे थे। और महिलाओं पे क्या फोकस रहेगा, कैसे उनके समस्याओं को सुनने का काम करेंगे, वो मेयर प्रत्याशी रीता रस्तोगी जी ने भी बेहतर ढंग से हमें बताया। आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज़। नमस्कार।